स्टार्ट करी थी। और ये ये बड़ा विशेष दिन है कि हमारा 1 वर्ष पूर्ण हो गया। मैं आदरणीय संतोष सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए। संतोष सर। जी ओम, आवाज आ रही है मेरे सर? जी सर, आ रही सर। जी आती है, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। जिस तरह से हम लोगों ने 1 साल कंप्लीट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि यह जिस तरह का भी इंटरैक्शन हो रहा है, जो चर्चा हो रही है, और विशेषतः जो हम लोग प्राकृतिक खेती के बारे में जो कुछ भी चर्चा कर रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि हर साल नया कुछ न कुछ विषय सामने आता है और नई तकनीकें आती है, और उन सब चीज़ों का अगर एजुकेशन एवं जो कुछ एक्सपीरियंस है वह अगर किसान भाइयों के साथ में शेयर किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि खेती में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है और उस प्रॉब्लम्स की वजह से जो ह्यूमन हेल्थ के इश्यूज अब हो रहे, तो इन सभी चीज़ों का एक पर्याप्त सॉल्यूशन चर्चा के माध्यम से ज़रूर मिल सकता है। और जैसा मैंने इससे पहले भी जितने भी अपने चर्चा सत्र हुए, उन चर्चा सत्र में एक विषय जो हम लोगों ने ज़रूरी या बहुत स्ट्रेस देकर समझा है कि किसान भाई कहीं पर भी कम नहीं पड़ता है। जो दिक्कतें आती है वह नॉलेज या एजुकेशन के वजह से आती है। जैसा हम लोग देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, यह दो चीज़ों का अगर प्रॉपर एजुकेशन किसान भाई को दिया जावे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो खेती की प्रॉब्लम्स है वह बड़े पैमाने पे कम हो सकती है। और वही एजुकेशन या ट्रेनिंग, यह दोनों का एक मिलाप करते हुए हम लोग फार्म लैब के माध्यम से आगे बढ़ रहे। और जैसा हम लोगों ने पिछले 1 साल से ये कक्षा हम लोग चला रहे, और उसी दरम्यान हम लोगों ने पर्सनली वाशिम का जो हम लोगों का ट्रेनिंग सेंटर है एरंडाइज गांव में, उस ट्रेनिंग सेंटर पर आप में से कुछ महानुभाव वहाँ पर पधारे थे, और उन लोगों ने वह सारी चीज़ें वहाँ आकर भी देखी कि किसान भाई अगर ठान लेवे और अगर नई नई तकनीकें सीखे, तो उनके जो कुछ भी लाइफस्टाइल है उसमें बदलाव आ सकता है। और एक चीज़ हम लोगों ने पर्सनली जो महसूस किए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंजेस हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से कक्षा होती है, जिस तरह से स्कूलिंग होती है या हायर एजुकेशन कॉलेज के माध्यम से होता है, उसी तरह किसान भाइयों को अगर हम लोग किसी भी चीज़ की शिक्षा देवे, तो वे बहुत ही सरलता से, आसानी से समझ पाते हैं। और मैंने यह चीज़ ज़रूर महसूस की है कि कितनी आत्मीयता से किसान भाई यह सब चीज़ें सीखता है और सीख कर आगे बढ़ते हैं। और जब
हर बार एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ वाशिम में जो दीपक भाई है, विजय जी है, या मनोहर जी है, या सतीश भाई है, इन चारों का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होते हुए दिख रहा है। और मुख्यतः यह फार्म लैब की जो शुरू करने का जो बेसिक रीज़न था, 2 रीजंस के वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्म लैब के माध्यम से एक्टिविटी कंडक्ट करती है वह है कि किसानों को प्राकृतिक खाद खुद के खेतों में किस तरह से बनाना, वह उसकी सीख दी जाती है, सिखाया जाता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि देहात में ही किसान भाइयों के लिए या उनके बच्चों के लिए या उनके फैमिली मेंबर्स के लिए देहात में ही रोजगार उपलब्ध हो गए। क्योंकि आज की हम लोग परिस्थितियां देख रहे हैं कि रोजगार के लिए हर व्यक्ति अपना राज्य तक छोड़कर दूसरे राज्यों में जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हर किसी बंदे को अपने गांव में, अपने तहसील में या अपने जिला में अगर नौकरी पेशा नहीं मिला, काम नहीं मिला, तो उन लोगों को अपने जीवन में बहुत बड़ी दिक्कतें भी सामने आती है। और अगर हम लोग अपने देहात में ही ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट कर पाए तो जो प्रॉब्लम आज, जैसा आज हम लोग बात करते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे पोल्यूशन हो रहा है, उस पोल्यूशन के वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उन सब चीज़ों का अगर जड़ अगर देखी जावे तो देहात से जो लोग आज अलग अलग शहरों में जाकर काम करते हैं, और उसके एग्जाम्पल अगर हम लोग महाराष्ट्र के माध्यम से अगर देना चाहे तो महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है या पूना जैसी शहर है, इन शहरों में बड़े पैमाने पे पॉपुलेशन का आज इतनी तादाद, इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है कि हम लोग जैसा कहते हैं कि किसी चीज का एक्सप्लोजन हो जावे, उस परिस्थितियों में आज पूना और बॉम्बे जैसे शहर है। और हम सभी लोगों ने देखा है जैसा महाराष्ट्र में पूना, मुंबई जैसी शहरें हैं, वैसा ही दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है। इन सारे शहरों में देहातों से लोग आते हैं और पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, और पोल्यूशन बढ़ने की वजह से आज हेल्थ के इश्यूज बढ़ रहे हैं। और इतनी विपरीत परिस्थितियां है कि मुंबई में जैसा धारावी जैसा एक इलाका है जहां पर अगर हम लोग पर पर्सन स्क्वायर फीट एरिया भी अगर देखें तो बहुत कम है। और अगर इन सभी एम्प्लॉयमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन अगर किया जावे, यानी सरल भाषा में अगर बोला जावे कि जो भी एम्प्लॉयमेंट है हर देहात में अगर एस्टेब्लिश किए हुए जाए तो यह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसके बाद पोल्यूशन, उसके बाद हेल्थ इश्यूज, ये कहीं ना कहीं रोकने में हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। जैसा हमने 2020 में कोविड का समय देखा, और जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है
उन शहरों की परिस्थिति हमने भी देखी। जैसा पूना और बॉम्बे जैसी सिटी 6 महीने तक कोविड के वजह से बाहर नहीं आ पाई। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनकी अगर जड़ें अगर हम लोग देखते हैं तो इन सभी की जड़ हमें दिखती है पॉपुलेशन। और जैसा मैंने कहा कि इस फार्म लैब के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास हो रहा है कि किसान भाइयों को एम्प्लॉयमेंट उनके खुद के गांवों में मिले। और एक चीज जो सामने आई है खेती के बारे में, और वह जैसा महाराष्ट्र इकोनॉमिक काउंसिल का एक रिपोर्ट आया 2023 में, उस रिपोर्ट के माध्यम से एक चीज जो सामने आई, उसमें ऐसा दिखाया है कि किसान भाइयों के फैमिली का जो इनकम है, पूरे साल भर का जो इनकम है, महाराष्ट्र में कुछ एरियाज में जैसा ईस्टर्न विदर्भ यानी नागपुर से लेके गढ़चिरौली या फिर चंद्रपुर या भंडारा, उन एरियाज के जो किसान भाइयों की फैमिली है, उन फैमिली का इनकम 29,000 रुपये सालाना हुआ है। अब हम लोग सोच सकते हैं कि अगर इनकम अगर 29,000 या 30,000 के आसपास में अगर आया है तो 2,500 रुपये महीना में किसानों का पूरा फैमिली किस तरह से चल पाएगा। और जिस तरह महाराष्ट्र की ये परिस्थितियां हैं, उसी तरह की परिस्थितियां अन्य राज्यों में भी जरूर होगी, ये मुझे लगता है। और इन सभी चीजों का अगर सॉल्यूशन देखा जाए, जैसा हम लोग आज सिंपल सी बात करें कि 2,500 रुपये अगर एक महीना के एज ए इनकम पूरी फैमिली की होवे, तो यह चिंतित करने वाली बात है कि 2,500 रुपये में गुजारा कैसा हो। और इसी चीज को लेकर यह फार्म लैब का कंसेप्ट कि कम से कम हर किसान भाई के फैमिली की इनकम कम से कम 20 से 25,000 रुपये तक जब तक नहीं होगी, तब तक वह फैमिली अच्छे से उनका गुजारा हो नहीं पाएगा। और जैसा मैंने दीपक जी या अन्य जो 4 किसान भाई है जिनका नाम लिया, 2019 में हम लोगों ने यह कंसेप्ट फरवरी महीना में शुरू किया। 2020 में पहली प्रयोगशाला हम लोगों ने वहीं वाशिम जिला में एरंडा में स्टार्ट की। और आज इन किसान भाइयों ने, जैसा हम लोग 6 लोग एक साथ में आए थे, 6 लोगों ने मिलकर हर किसी ने 16,000 रुपये डालकर 96,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके छोटी सी प्रयोगशाला शुरू की थी। और मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है कि पिछला साल हम लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर किया। यानी जहां हम लोगों ने लागत 1 लाख रुपए की लगाकर पिछले साल अगर हम लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर किया है, जिस देहात की पॉपुलेशन 3,000 या 3,500 से कम है, और वहां पर दीपक जी या अन्य किसान भाई जो मुख्यतः इस एक्टिविटी से जुड़े हैं, आज उनकी इनकम एक मंथली 35,000 प्लस, और अगर बाकी सारी चीजें अगर जोड़ी जावे तो 50,000 प्लस यह इनकम पर मंथ गया है। यानी जहां एक इकोनॉमिक काउंसिल का रिपोर्ट कहता है कि कुछ कुछ किसान भाइयों की महाराष्ट्र में जो सालाना इनकम है
वह 29 से 30 हजार तक गई है, यानी मंथली इनकम 2,500 तक है। और वही इनकम आज इस वाशिम जिला के जो किसान भाई है, उनकी इनकम, टोटल इनकम अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास पहुंची है। और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि किसान भाइयों को भले ही उनका एजुकेशन ना होवे, पर उनका स्किल डेवलप करके हम लोग उनका लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। और मैंने यह चीज़ भी देखी है कि जितने भी किसान भाई इस विषय से जुड़े हैं, जैसा मैंने एग्जाम्पल देते समय दीपक जी और 4 किसान भाइयों का दिया, लेकिन धीरे धीरे जो 2019 में हम लोगों ने एक प्रयोगशाला शुरू की, आज के डेट में 132 प्रयोगशालाएं खड़ी हो चुकी है। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की है, कुछ भी कारण होवे, लेकिन आज मैं खुद उन 132 प्रयोगशाला में 35 या 40 प्रयोगशाला से मैं सैटिस्फाइड लगता हूँ। अन्य प्रयोगशाला में अभी भी जितने किसान भाई है, जो सीरियसनेस हम लोग कहते हैं कि कोई नया विषय अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वह सीरियसनेस आने के लिए कभी कभी सालों लग जाते हैं। तो यह जो 132 प्रयोगशाला है, लेकिन उसमें से जो पॉजिटिविटी हम लोग लेकर चल रहे कि उस 132 प्रयोगशाला से हम लोग अभी 25 किसान भाइयों का चयन कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर 25 लोग भी अच्छी तरह से यह कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं तो उन 25 से 250 लोग होने में समय नहीं लगेगा, और फिर 250 लोगों से वही 2,500 फिर 2.5 लाख लोग होने में समय नहीं लगेगा। और जैसा मैंने कहा है कि हम लोगों ने एक प्रयोगशाला शुरू की थी, आज 132 प्रयोगशाला हुई। और इन 132 प्रयोगशाला में भी, जैसा आज पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अन्य किसान भाई, जैसा मैं हर बार दादू का, शरद भैया का, या अन्य जितने भी किसान भाई इस योगार मंच से जुड़े हैं, उन सभी किसान भाइयों का एवं संस्थाओं का मैं धन्यवाद देता हूं कि यह जो 132 प्रयोगशाला हुई, इनमें इन सभी लोगों का, इन सभी संस्थाओं का बहुत बड़ा एक, जैसा उसमें हमें सहायता मिल रही है। और धीरे धीरे करते हुए, जैसा पिछला महीना ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बायो रिसोर्स सेंटर, जैसा यह जो किसानों की प्रयोगशाला जो नाम दिया है, उसी को हम लोग बायो रिसोर्स सेंटर कह सकते हैं। और बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर महाराष्ट्र में 1140 उसको मान्यता प्राप्त हुई। यानी जो एक छोटा सा एक प्रयोगशाला का कंसेप्ट जो शुरू हुआ, आज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 1140 प्रयोगशाला को अप्रूवल दिया है। और जैसा इस अप्रूवल मिलने के पीछे जो एक बेसिक रीज़न है कि हमें किसान भाइयों को क्या सही और क्या गलत यह सिखाना है। जो किसान भाई बहुत सालों से कुछ विशिष्ट खेती कर रहे हैं, उनके अनुभव अन्य किसान भाइयों को जो नई तरीका से खेती करना चाहते, या जो रिसेंटली खेती करना स्टार्ट किए, उन लोगों को एक्सपीरियंस्ड किसान भाइयों के जो अनुभव है वह शेयर होना चाहिए। और
नॉलेज, एजुकेशन और एक्सपीरियंस ये अगर साथ में चला तो मुझे ऐसा लगता है कि खेती में बदलाव ज़रूर आएगा। और उसी के साथ में जैसा मैंने एक्सपीरियंस होवे, एजुकेशन होवे, नॉलेज होवे, उसके साथ में अगर स्किल डेवलप हो जावे तो उस स्किल के माध्यम से रोजगार बड़े पैमाने पे डेफिनेटली डेवलप हो पाएगा। अभी आप सभी महानुभावों में से जो भी वहाँ वाशिम आए थे, एरंडा आए थे, अभी हम लोगों ने नया और एक स्ट्रक्चर खड़ा करने का एक्टिविटी स्टार्ट किया है। ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट में जितने भी प्राकृतिक खेती के मॉडल्स है वो सारे मॉडल्स किसान भाइयों को वहाँ पे दिखाए जाएंगे। अलग अलग तरह से जो दवाइयाँ बनती है उनके भी मॉडल्स वहाँ पे रखे जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 या 4 महीना में वह एक्टिविटी भी वहाँ पर शुरू होगी। जैसा हम लोगों ने शुरुआती दौर में सिर्फ ट्राइकोडर्मा या नवधान आटा की स्लरी, लेकिन जितनी भी प्राकृतिक खेती की जो अलग अलग दवाइयाँ हैं, अलग अलग तकनीकें हैं, वह वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट की जाएंगी। और एक चीज हम लोग जो पिछले 5-6 सालों का जो डेटा है, विशेषतः पिछले 4 सालों का जो डेटा है, जैसा आज के 4 साल पहले जो 900 किसान भाई हमारी प्रयोगशाला में, वाशिम की प्रयोगशाला में आकर गए, 900 किसान भाइयों ने कुछ न कुछ खाद उस प्रयोगशाला से खरीदी किया। दूसरे साल वह 2300 तक गया। तीसरा साल वो 4300 किसान भाई आए। और यह जो पिछला साल गया 2024-25, 7500 किसानों की एंट्री हुई। यानी जो 900 से लेके 2300, 2300 से लेके 4300 और 7500 किसान भाई, यह एंट्रीज जो हुई, तो आज इस 7500 किसान भाइयों के माध्यम से, या जो एंट्रीज है उसके माध्यम से 2.5 से 3,500 किसान भाई वाशिम के एरंडा सेंटर से जुड़े हैं, ऐसा दिखता है। उसका एनालिसिस अभी हो रहा है कि जो 2,500 किसान भाई है उसमें के टॉप 100 किसान भाई कौन है, कि जो पिछले 4 साल उस सेंटर पे आए, उन्होंने कुछ न कुछ दवाइयाँ या खाद वहाँ से खरीदी, और विशेष रूप से कौन सी फसलों में इन दवाइयों का उपयोग हुआ, और ऐसे कितने किसान भाई हैं जो खुद नवधान आटा का स्लरी, बायोजाइम का जेल, यह या फिर जो ग्रैनुलर फर्टिलाइजर है, जो हम लोग अपना राशन का जो चावल है, या साबूदाना है, या सोयाबीन चंक है, इसका उपयोग करके किन किन किसान भाइयों ने कितनी कितनी खादें या दवाइयाँ बनाई, उसका भी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। और यही चीज मुझे ऐसा लगता है कि अन्य राज्यों में भी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से शुरुआती दौर में 10 से 12 किसान भाई पूरा में प्रशिक्षण के लिए आए थे। दादू या शरद वर्मा जी के जो भाई थे, उन लोगों के साथ में यह प्रशिक्षण की कड़ियाँ स्टार्ट हुई थी। और आज महाराष्ट्र से बाहर मध्य प्रदेश में भी अच्छी तरह से, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो इटारसी के आसपास अच्छी तरह से यह काम हो रहा है। पवन सर का हैंड रेज आ रहा है और डॉक्टर रोशन लाल राउत सर का भी आ रहा है। तो जी जी, धन्यवाद संतोष जी, आपने तुरंत नोटिस कर लिया। मुझे आपका, मैं अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ।
इस इस वर्षगांठ पर जो हम फार्म लैब को आपने लगभग 52 सप्ताह का आपका योगदान, आपका पुरुषार्थ, ये सब चीज़ों को हमें अनुभव करने का मौका मिला। और मैंने हैंड रेज इसलिए किया क्योंकि मुझे अभी कहीं पर जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बात अभी कह लूं। और वाकई में तो आज हमें आपके बारे में कहना है सभी लोगों ने। आज आपने पूरा सेशन नहीं लेना है। मेरा अनुरोध सभी साथियों से है कि वो अपने अनुभव, 1 वर्ष के अनुभव आपके साथ जो हुए हैं उसको सुनाएं। और यही हमारी वार्ता रहेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो 1 साल का कार्यकाल रहा हुआ है, 1 साल का जो मेहनत हुई है, उसमें हमने क्या अनुभव किया। और उस अनुभव में दोनों तरह के अनुभव, हमारे सक्सेस भी हो सकते हैं, हमारे फेलियर भी हो सकती है, हमारे कुछ सुझाव भी हो सकते हैं। उन चीज़ों पर हम चर्चा करें। बहुत सारी चीज़ें आज आपने बता दी हैं, लेकिन मेरा सदन के सभी सदस्यों के साथ, मेरा जो डॉक्टर चौहान के साथ अनुभव रहा है, वो ये रहा कि आपके जो कार्य हैं इसको हमने दूसरे देशों तक ले जाने का प्रयास किया। और नाइजीरिया के किसानों के साथ, जो कि भारत के जो बहुत छोटे किसान हैं, उससे भी 30 साल पीछे हैं। ऐसी क्षेत्र में हमने इन्होंने जो फार्म लैब की ट्रेनिंग वर्चुअली करने का प्रयास किया। करीब 6 सप्ताह तक तो नियमित रूप से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रहा। और फिर ये जानबूझ करके इसको स्टॉप किया गया कि ये देखने के लिए कि डिमांड निकल के आती है कि नहीं आती है। तो इस प्रक्रिया में अब आगे आने वाले समय पर इसकी संभावना मुझे लगती है कि शायद आगे, जब तक के डिमांड नहीं आएगी, जब तक के खुद किसान को नहीं लगेगा या उसमें कार्य करने वाली संस्थाओं को नहीं लगता है कि ये चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको करके हमें अपने अपने जीवन में, अपनी खेती में कुछ हमें लाभ हो सकता है, तब तक के ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लगातार चलाए रखना भी अपने आप में एक एक प्रश्न था, मतलब। तो इसको अभी पोस्टपोन किया गया है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा आपका योगदान, केवल 1 साल का हमारे साथ ही नहीं, इस योगाहार मंच में ही नहीं, बल्कि अन्य जगह पर भी, अन्य संस्थानों के साथ मिलकर के इसमें आपने योगदान किया है। और आपको बहुत-बहुत इस चीज़ की भी बधाई कि आपका नेशनल केमिकल लैबोरेटरी के साथ एमओयू हो गया। आपका गवर्नर हाउस में आपने सारे किसानों को, 80 किसानों को लेकर के गवर्नर के साथ मिलाया, उनके साथ चर्चा की। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ये दिखाती है कि इसकी यात्रा कितनी आपकी कितनी सहभागी रूप में सबको साथ लेकर के ले जाने वाली रही है। और ये वाक़ई प्रेरणादायक है। इस यात्रा में जब आपने हमारे को भी और हमें मुझे भी, जिसमें मैं मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला, वाशिम में आपकी फार्म लैब में आने का, हमारी जिस तरह से आपने अवभगत की, जिस प्रकार से आपने हमें सिखाया, और जिस तरह से आपने अपने बाकी जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित किया, हमारे साथ उनको भी आपने एक महत्वपूर्ण जगह दी। तो ये एक सहभागी आपका जो तरीका है, सबको साथ ले जा लेके आगे बढ़ने का, ये वाक़ई उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं कृतज्ञता अपनी व्यक्त करना चाहता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपका ये जो कार्य है इसी तरह से आप निरंतर जारी रखेंगे। और अभी तो केवल महाराष्ट्र में आपका कार्य हुआ हुआ है, लेकिन ये अन्य राज्यों में भी धीरे-धीरे। और जो दूसरा कार्य है जो आप कर रहे हैं, तो वह है बच्चों के साथ, जो स्कूल के साथ आप कार्यक्रम आपका करने का कार्य है, उसको भी आप आगे ले जाएँगे और सफलतापूर्वक उसमें भी आपका आपका योगदान बहुत ही सुंदर तरीके से सफल होगा। उसके जो अनुभव आएँगे 1 साल के पश्चात ट्रायल करने के, निश्चित रूप से उसका भी एक बहुत अच्छा योगदान मुझे लगता है कि। तो ऐसे इतने सारे कार्यों को एक साथ करने के लिए, इतने सारे चीज़ों को, आयाम को देखते हुए आगे प्रोग्रेस करने के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी की तरफ से आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। और आशा करता हूँ कि ये जो कार्य है, इस तरह के जो कार्य जो हमारे कम कम लागत में हम अपने खेती को और अपने आप को विष मुक्त बना सकें, ऐसे कार्यों को आगे निरंतर हम
समर्थन प्रदान करते रहें, ऐसे उसमें प्रतिभागी बनते रहें, उससे सीखते रहें और कुछ स्वयं भी कुछ करने का प्रयास करें। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि अब हमारा जो संवाद है, एक-एक करके हमारे साथी अपने अनुभव उसको बताएँगे, उसको शेयर करेंगे। और निश्चित रूप से एक जो चीज़ डॉक्टर चौहान ने बार-बार कही है, मुझे लगता है कि उसको भी हमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो साथी हैं, किसान साथी, वो अपने जो कैलकुलेशंस हैं, उसको और मजबूत कर लें, उसको भी और अच्छी तरह से उसको प्रस्तुत कर लेंगे। डॉक्टर चौहान को तो निश्चित रूप से ये जो एविडेंस मिलती है, जो ये हमें जानकारी मिलती है कि ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कितनी इसकी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, उसका कितना माइक्रो नैनोग्राम का जो आपने कैलकुलेशन किया है, वो भी अपने आप में एक अद्भुत तरीके से आपने बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि हम भी अपनी ज़िम्मेदारी को इस तरह से आगे करते हुए ले जाने का प्रयास करेंगे। हाँ, हमारे अपने अनुभव, हमारे अपने सेंटर पर हमने जो फार्म लैब की शुरुआत की, उसमें हम इसको लगातार मैं नहीं कर पाया। हमने 2-3 बैचेज़ इसके किए, लेकिन क्योंकि उसको लगातार करने में उसकी और व्यवस्थाएँ हैं और बाकी अपने कार्य बहुत सारे हो रहे थे, तो हम उसको लगातार जैसे 3-4 महीने से लगातार नहीं कर पाए, लेकिन 2-3 बैचेज़ हमारे बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया ट्राइकोडर्मा की प्लेट्स बनी। बहुत अच्छा हमने उसका उपयोग भी किया, खेत में भी उपयोग किया। यहाँ तक कि उसको जीवामृत में भी उसको जो वेस्ट बचा हुआ था, उसको जीवामृत में भी मिला दिया और उसका उपयोग करने का प्रयास किया। अब धीरे-धीरे उसके जो रिज़ल्ट आएँगे, तो आने वाले समय पर उसको भी शेयर करेंगे। तो इतना मैं कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको बहुत-बहुत एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, डॉक्टर चौहान। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। डॉक्टर रोशन लाल राउत सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, कुछ जैसी अपनी चर्चा हुई थी, तो कुछ किसान जो यहाँ छिंदवाड़ा से तैयार हुए हैं, तो आज मैंने मैसेज किया था, तो कुछ जुड़े हुए हैं। अगली कक्षा में और भी किसान जुड़ेंगे, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इनको भी कुछ मैसेज दे दें। तो सर आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है सर आपकी। हेलो जी, डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही? हाँ, अब आ रही है सर। डॉक्टर साहब, जो अपनी चर्चा हुई थी, तो उस हिसाब से कुछ किसान यहाँ छिंदवाड़ा से हमारे वेजिटेबल ग्रोवर हैं और दूसरे वो हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इनको भी कुछ मैसेज, जैसा आपने निर्देश दिया था कि उनको वो क्लासेस में जुड़े, जब तक वहाँ नहीं जा रहे हैं तब तक, तो उनको भी कुछ मैसेज देने का कष्ट करें। जी ओम। जितने भी जो किसान भाई एक्चुअल यहाँ प्रशिक्षण के लिए आना चाहते हैं, तो जो भी किसान भाई यहाँ पे मैंने इस मंच से अगर जुड़ेंगे, तो यह कंसेप्ट क्या है वह पता चलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका बाद में प्रशिक्षण भी हम लोग ले पाएंगे। तो उन लोगों को या तो फिर जैसा इस शनिवार के सेशंस में ज्वाइन करें, या अगर संडे जो मराठी में सेशन होता है शाम 8 बजे, तो उसमें भी वो जुड़ सकते हैं। और जैसा मेरा ये मानना है कि भले ही उनका आना होवे अभी या ना होवे, लेकिन जैसा जो किसान भाई छिंदवाड़ा के आसपास में इसी कंसेप्ट में काम करें, जैसा अब छिंदवाड़ा से नागपुर पास में है, तो नागपुर में भी जो किसानों की प्रयोगशाला है, उन लोगों से जुड़े, या दीपक जी या इन लोगों से फ़ोन पर चर्चा करें, वीडियो या व्हाट्सएप कॉल पे चर्चा करें, तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत हो पाएगी। तो उन सभी किसान भाइयों को शुरुआत में इन सभी किसानों से जोड़े, और गूगल मीटिंग के माध्यम से काम शुरू होकर फिर पर्सनल जो प्रशिक्षण है उसके बारे में हम लोग समय देंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। जी ओम। तो थैंक यू सर। यस, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी अभी अन्य किसान भाइयों के हम लोग अनुभव भी लेंगे कि पिछले एक साल में, या जैसा 2021 से जो भी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है,
जहाँ पर दादू ये सब लोग आए थे या फिर शरद वर्मा जी के जो भाई साहब थे, तो हम लोग उन सभी लोगों का अनुभव सुने और जो भी गूगल मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं उनके भी अनुभव कि फार्म लैब का जो कंसेप्ट है वो अनुभव अपना अपना शेयर करें। जी ओम। जी बहुत अच्छा जी सर। ओम। जी ओम। मैं सर जो फार्म लैब से जुड़े हुए किसान हैं जिनका मैंने पिछले दिनों जिनसे चर्चा की उनके माध्यम से आदरणीय मैंने राजेश गौड़ जी, गणेश गौड़ जी, सुशील गौड़ जी, शरद भैया और हमारे अशोक पटेल जी, इन सब से जो चर्चा की, भूपेंद्र से चर्चा की, उसमें यह निकल कर के आया है सर कि जैसे आदरणीय अशोक पटेल जी ने अपने 80 एकड़ में इसका प्रयोग किया, हमारे राजेश गौर जी जो वृक्ष के नीचे अपनी चीज़ों को बना रहे थे, बढ़ा रहे थे, अब उन्होंने कमरा बना रहे हैं और सारी चीज़ों को बनाकर उसका उपयोग कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि मैंने पिछले साल लगभग 1,30,000 की बचत रासायनिक खाद में और रासायनिक जो दवाई लेते हैं उसमें की है। आदरणीय हमारे गणेश गौड़ जी ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, पर वो भी कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। मैंने स्वयं ने इस बार 1 एकड़ में ग्रेनुअल खाद का भी उपयोग किया है, स्लेरी का उपयोग भी किया है और जो आपके द्वारा सुझाए गए ट्राइकोडर्मा है, दूसरी चीज, उन सब का उपयोग करके अपनी मूंग में काम किया है। और उसका प्रभाव ये हुआ है कि जो मेरा बेटा ही इस चीज से दूर था वो अब उस बात को स्वीकार करने लगा है। उसने हमें 1 एकड़ जमीन दी है और बाकी के में उसने भी वही जहर का उपयोग किया है, पर वो अब समझ गया है कि उस जहर से जो है उससे भी अच्छी हमारी मूंग हुई है। और इस बात की चर्चा ना केवल मेरे गांव में बल्कि दूसरे गांव में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि मूंग बहुत अच्छी लगी है। तो ये हमारे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा है सर। और निश्चित रूप से मौसम जरूर विपरीत हो रहा है, पानी का हो रहा है, इसलिए जैसे हमारे और भी जो साथी है, मैंने राकेश गौड़ जी और हमारे जो शरद भैया है, इनका भी इंटरव्यू हमने उनसे तो नहीं लिया, पर उनसे कहा था कि हमारे साथ जो लोग गए थे उनका इंटरव्यू आप लेकर के प्रस्तुत करें। इस समय इटारसी में 4 प्रयोगशाला जो है वो अपना काम ठीक से कर रही है। आदरणीय सद भैया के यहाँ, मेरी स्वयं, राकेश गौड़ जी की, और तो ये जो है, और अशोक पटेल बनाड़ा, बाकी के सामान सबने लिया है, कुछ चीज़ें बना रहे हैं, कुछ का उपयोग कर रहे हैं, पर जिस तरह से स्थापित होनी चाहिए वैसी स्थापित नहीं हुई। हमारे आदरणीय तुलाराम जी जो है वो उन चीज़ों का उपयोग तो कर रहे हैं, पर अभी उन्होंने अपनी लैब स्थापित नहीं की है, कहीं से भी प्राप्त करके वो अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह से सर अभी 4 प्रयोगशाला अपने एटआरसी में संचालित है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। इस संबंध में मैंने स्वयं ने अभी यहाँ पर आम महोत्सव पचमढ़ी में हुआ, तो हमारे जो उद्यान विभाग के मंत्री है, हमारे जिले की कलेक्टर है, उनके सामने जो मैंने पेपर बनाया है उस पेपर को वहाँ प्रस्तुत किया, उनको इस चीज़ में बताया कि हम किस तरह से इन चीज़ों को किसानों के यहाँ बना रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि किसानों की लागत कम हो, वो खाद और रसायन से दूर हो। इस बात को उन्होंने सराहा भी। मेरे साथ आदरणीय सरद भैया जी भी थे, आदरणीय कंचन वर्मा जी भी थे, और हमारे मतलब जिले के जो 10 किसान थे वो भी इस बात में
सहभागी बने थे, उन्होंने भी इसके प्रति रुचि जताई है। जी हो। अब मैं आदरणीय शरद भैया से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने अनुभव बताए, और बाद में सारे लोग अपने अनुभव बताएंगे। जी हो। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि से नमन कि आपने इतना अच्छा काम किया है। जी हो। धन्यवाद। जी हो। आदरणीय शरद वर्मा जी। ये दादू ने बहुत अच्छी प्रस्तुति करी, और जो समय है, समय की जो सुई रहती है वो हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाती है, और हमेशा हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है। हमारा सफर पूना से मेरे ब्रदर ने स्टार्ट किया था, और आज हम लोग कहाँ पहुंच गए। इन चीजों में कहां तक हम अंदर चले गए। आज पहले हम लोगों को ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बासियाना, ये शब्दों को याद करने में समय लगता था, सोचते थे क्या चीजें हैं ये। लेकिन आज कोई अगर रात में भी हमसे उठा के पूछे तो हम उन्हें इजीली बता देते हैं कि भैया ये चीज है, इससे ये कंट्रोल होगा और ये होगा। जो इसका पैमाना जो हम लोगों ने सूक्ष्म रूप में उपस्थित किया था, शुरुआत की थी, वो आज बहुत व्यापक हो गई है। हमारे खेतों में हम लोगों ने कम से 70-75% केमिकल को रिमूव किया है। ये हमारे लिए, खुद के लिए बहुत विशिष्ट है, और हमने इसमें इतने सफल रिजल्ट, आज मैं इसकी फोटोज हैं जो सारी अपने ग्रुप में डाल दूंगा, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट रहे हैं। कैसे कैसे रिजल्ट्स आए हैं उनकी भी फोटोज हैं हमारे पास। और हमने यहाँ का अभी लास्ट में जब हम पवन सर के साथ गए थे, तो हम लोगों ने यहाँ के जो आसपास के 6 गांव हैं उनसे 2-2 किसानों को यहाँ से ले गए थे। उन किसानों की भी वही शुरुआत है जो हमारी 1 साल 1.5 साल पहले हुई थी। जैसे वो जिस समय से गुजर रहे हैं उस समय से हम भी 1 साल पहले गुजरे थे। मन में पहले विश्वास होता था, नहीं होता था, काम करेगी नहीं करेगी। जैसे अभी अशोक भैया जुड़े हैं, कई रिजल्ट मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, लेकिन 1 साल तक अगर ये आदमी, किसान उससे निरंतर जुड़ा रहे तो वो उससे फायदा लेने लगेगा। क्योंकि ये दवाओं के जो रिजल्ट्स हैं वो लंबे समय में मिलते हैं और बीमारी से पूर्व डालने में मिलते हैं। ये चीजों को समझना पड़ेगा कि इल्ली आने के बाद अगर आप जैविक का उपयोग करते हैं या फंगस आने के बाद करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। आप अपने खेतों में पहले से ही उस चीजों का अगर उपयोग करेंगे, आपके मेड़ों में प्यूबा है उसी समय आप बवेरिया डालेंगे, उसी समय से उपयोग करेंगे, तो आपके खेतों को बहुत लाभ होने वाला है, और आप वो चीज का लाभ ले लेंगे जो पैसा आपके घर से आप उन फसलों के लिए देते हैं जिन फसलों से अभी इनकम भी शुरू नहीं हुई है, वो पैसा आपका कीटनाशक में जाने लगता है, तो उसकी आप बचत कर सकते हैं। हमें बहुत इतने अनुभव मिले संतोष सर जी से। मेरे पिताजी अगर इस सदन में प्रभावित हुए हैं तो वो संतोष सर जी से हुए। उनका बहुत बड़ा अनुभव है और वो सन 70 के एग्रोनॉमिक्स रहे हैं। तो जो संतोष सर जी ने हम लोगों को सिखाया, उन्होंने हमेशा उन चीजों को, जब भी क्लास चली है तो उन्होंने सुना है उन चीजों को और सुनते हैं, और इसमें काफी उनका भी योगदान रहता है, पिताजी का, कि कैसे ये चीजें समाज में बढ़े, खेतों पे बढ़े। इसके रिजल्ट धीरे आने से किसानों को पकड़ने में टाइम लगता है, और थोड़ी सी मेहनत लेबोरियस कम होने से किसान में जो कमी है उसके कारण भी थोड़ी उतनी दौड़ नहीं पाते जो संतोष सर जिस स्पीड से दौड़ाना चाहते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। आज हम 1 साल 1.5-2 साल हुए हमें, तो हम लोग एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं
कि हम लोगों को अब इजीली कोई अगर हमें रात में भी पूछेगा भैया कैसे क्या बनेगा, तो हम इजीली उस चीज को बता पाएंगे। हमारे साथी अब जो लोग गए हैं उनका कहना है कि साहब हमें एक बार और हमें जाना पड़ेगा। हमने कहा आप बार बार जाइए, हम लोगों ने भी 4 बार ट्रेनिंग ली है जब हम लोग इस स्तर पे आए हैं। वहां के जो लैब के जो भी भैया लोग हैं उनका काम देख के बहुत तबीयत खुश होती है, बहुत मेहनती हैं और अपने काम के प्रति बहुत सजग है। ये चीज हमें इस योगाहार मंच और संतोष सर की लैब से सीखने को मिला, जो हम अपने और भी दूसरे जो कार्यक्रम है उसमें भी उनका हम उपयोग करते हैं। तो ऐसे हमें फायदे संतोष सर से इतने सारे मिले हैं, अगर बताने लग जाए तो शायद समय बहुत चाहिए। और इतनी सारी हमारे पास फोटोज ये कलेक्शन हो गई हैं, कम से कम 1000 फोटो होंगी जो संतोष सर के साथ हम लोगों ने कलेक्शन करी है। कभी इसका हम एक एल्बम बना के जरूर प्रस्तुत करेंगे। और मैं अब चाहता हूं कि मेरे दूसरे सदस्यों को भी समय मिल जावे। मैं दिल से संतोष सर का बहुत आभार करता हूं और इस सदन का आभार करता हूं कि हमें इतने अच्छे, और दुबे सर को याद करता हूं कि उन्होंने हमें इस चीज से जोड़ा। सत सत प्रणाम करता हूं जी। ओम प्रणाम। धन्यवाद सर। डॉक्टर दुबे सर अपना विषय रखे, क्योंकि एक्चुअल अगर देखा जाए तो शुरुआत दुबे सर के माध्यम से हुई थी और सारे किसान भाई दुबे सर के माध्यम से ही यहाँ तक जुड़े थे। तो सर अपना भी अनुभव इस मंच पर रखे। जी ओम। डॉक्टर दुबे सर। शायद वो है नहीं अभी, और आप लोग हैंड रेस करिए। मैं तुलाराम जी को बुलाता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ कि तुलाराम साहब आमे और अपना। भैया आपने कितने एकड़ में किया था? जी आदरणीय शरद भैया, कितने एकड़ में मैंने लगभग मक्का में मैंने इसके उपयोग किए हैं सर। लगभग हमारे यहाँ 80 एकड़ में मक्का की सोइंग थी और हमने पूरे मक्के में इसका भारी उपयोग किया। मक्के में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब 5-6 फीट का मक्का हो जाता है तो हम लोग कोई दवा डालने में भी असमर्थ रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम जाती है। और दूसरा जो जैविक से हमने कंट्रोल पाया, जैसे हमने हजारों इल्लियां मरते हुए देखी भुट्टे में। जब हमने इनकी इल्लियों की फोटो हमारे पास है और हमने सर को भी भेजी, वो इल्लियां बाहर निकल निकल के मुंह के ऊपर मर रही हैं, सफेद हो रही हैं, कोई नीली हो रही हैं, कोई हरी इस टाइप से, और जबरदस्त, और हजारों पक्षियां उसको खा रहे हैं। तो मैंने सर को कॉल लगाया, मैंने कहा सर ये ऐसा तो नहीं है पंछियां मतलब इनको कोई परेशानी आ जाए? तो सर ने बताया नहीं, ये खाने से और जब खाएंगी इस इल्लियों को और ये जहां पे भी जाके अपनी विष्ठा करेंगी वहां पे भी ये फंगस वहां फैलेगी। यानी अगर आप देखिए प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों को आप बढ़ाते हो तो वो किस तरीके से फैल जाती है, इसका बहुत अच्छा वो देखा। और वही एक केमिकल का उपयोग देखा कि जब अपन पत्तियों पे जो केमिकल डालते हैं तो जो आदमी डालता है वो केमिकल जाके बीज में इकट्ठा होता है, क्योंकि कुदरत को मालूम है कि वो बीज खाने वाला आदमी है। आदमी डालता है तो उसको आदमी के ही लिए वो नुकसानदायक होती है। आज आप कोई दवा डालते हैं तो वो पत्तियों में या पेड़ में नहीं रह जाती, वो उसके फल में, उसके जो बीज है उसमें जाके एकत्रित हो जाती है। आज आप कोई भी दवा डालेंगे और वो गेहूं, जैसे गेहूं में कोई दवा डाली तो गेहूं के बीज में आ जाएगी, भूसा में नहीं रहेगी वो, और वो बीज के माध्यम से फिर जिसने डाला है उसी को इफेक्ट करती है। ये प्रकृति का मैंने 2 चीजें बहुत अच्छी, बहुत नजदीकों से इन चीजों का मैंने अनुभव किया। मैंने एक भिंडी में जो दवा डालते हैं
तो मैंने देखा कि भिंडी, जो कर्री भिंडी है, दिनेश सर से काफी देर इस पे चर्चा भी हुई एक बार, कि भिंडियों में हमने देखा जो दाने हैं उनमें जहर चला गया, और वो जो भिंडियां मंडी में जब फेंकी जा रही थी, कर्री भिंडी हो गई थी, तो वो फेंक रहे थे, तो वो उनके दाने ऐसे छिटक गए। दानों को जब वो चिड़िया खा रही थी, केमिकल वालों को, तो चिड़िया बेहोश हो जा रही थी। तो ये हमने देखा। और वही आप देखिए कि एक प्रकृति की जो इल्लियां मक्के से निकली, उसको एक चिड़िया ने खाया, तो वो फंगस दूसरी जगह फैल के वहां जाके वो फायदा कर रही, दूसरे के खेत में फायदा कर रही, दूसरी जगह कर, उसका भोजन भी बन गया और उसका फायदा भी हुआ। और केमिकल का आप देखिए, वही भिंडी के दाने वही चिड़िया ने खाया, तो वो बेहोश होकर गिर रही है और मर रही है। ये इतना अंतर है। यानी प्रकृति का रिजल्ट वही है, जो जिसने जहर डाला है उसी के बच्चों को वो दाने के माध्यम से वापस भिजवा दे रही है प्रकृति। ये चीज समझना पड़ेगा इंसान को, किसान को। जो बीज आप दूसरों के लिए भले तैयार कर रहे हैं, पर खुद के घर में भी खा रहे हो आप, तो वो जो दाना खा रहे हो ना, वो जहर आपके घर में भी आप अपने हाथ से परोस रहे हो, अपने हाथ से डाल रहे हो। ये जी सर, ओम सर। दिनेश सर जी का हैंड रेज है, मैं दिनेश सर जी को जी आदरणीय, सादर धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है हमारी इस लैब को। और इस प्रयोगशाला में वास्तव में जो डॉक्टर संतोष सर की जो प्रयोगशाला है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझ जैसे ऐसे व्यक्ति को जिसकी खेती नहीं है, और खेती है तो गमलों वाली खेती है, बहुत ही कम मात्रा में खेती है। और लेकिन ये बात समझने को और समझाने को भी मैं कहता हूँ पहली बार मिला होगा, क्योंकि एक तो वो बातें जो कि एक विश्वविद्यालय, एक संस्थान जो हमारी जो जैव रसायनों को तैयार करते हैं, जैव उर्वरकों को तैयार करते हैं, उन पे हम डिपेंड रहते हैं, और वही सरलता के साथ वही सुविधाएं किसान अपने खेत में, अपने घर में तैयार करें, तो इससे बड़ी स्वतंत्रता किसानों की कुछ हो नहीं सकती, ये मेरी समझ में आया। और उस समय पर जबकि हम बहुत एडवांस भी हो गए हैं, हमारी प्रयोगशालाएँ, हमारी इंस्टीट्यूशन, हमारी यूनिवर्सिटीज़, लेकिन हम एडवांस उन केमिकल्स और पॉइज़न्स स्प्रे के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, आगे हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो हमारी जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, उनकी हम तुलना करें तो वो बहुत ही कम लोगों के पास हैं, मार्केट में हैं, और अगर हैं तो या तो फिर वो एक्सपायरी हमें मिलती हैं, या बहुत सारे, मैंने तो सर आदरणीय, मैंने लगभग अभी 1 वर्ष में, यानी 1 वर्ष से कुछ पहले से, हाँ, कोई 150 कृषि विज्ञान केंद्र और ऐसे ही 7-8 विश्वविद्यालयों से वार्ता की, प्रेरित होकर के डॉक्टर संतोष सर से, और पूछा उनसे कि क्या इस तरह की इनपुट्स हमारे पास हैं जो किसानों को मिल सकते हैं। तो उनमें से 25% ही मुझे संतुष्टि मिली कि हाँ, इस तरह से किसानों को वो लोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे थे। और जहाँ भी पूछा, यहाँ तक कि मैंने अपने पास के जो केवीके है, वहाँ पे मैं गया उस दौरान, और बाद बीच में भी गया, तो उनका एक ही उत्तर था कि नहीं है। उन्होंने मुझे ट्राइकोडर्मा दिया थोड़ा-सा, अब उन्होंने कहा कि मेरे उसका है, और इसके अलावा तो कहीं बाज़ार में भी, यहाँ देहरादून में बड़ा कम ये मिल रहा था ये इनपुट। तो तब मुझे ये लगा कि ये जो प्रयोगशाला है, जो आदरणीय आपने एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, सभी के लिए, उपभोक्ताओं के लिए भी, किसानों के लिए भी। और जैसे अभी-अभी आदरणीय शरद वर्मा सर ने ये बात रखी है, वास्तव में उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई थी कि किस तरह से भिंडी के बीजों को खाकर चिड़िया मर जाती हैं। हालाँकि उसको टाइम कुछ हो गया है, 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया। तो तब मुझे मेरे मन में एक सिहरन उत्पन्न हुई थी कि एक पक्षी, ये तो देखा गया है कि सामने इतना खा रहे हैं, कितने लोग और कितने पशु और कितने ये पशु-पक्षी मर रहे होंगे इस पॉइज़न से। ऐसे में एक आशा की किरण
बहुत ही गहन रूप से और प्रकाशित रूप से एक ब्राइट रूप में हमें दिख रही है ये हमारी प्रयोगशाला। और जो सिलसिला शुरू कर दिया है, अब तो सरकार की तरफ से भी ऐसी प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन मिले, ऐसी बातें सुनने में और देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, ये वास्तव में किसानों के लिए तो बहुत अच्छा है ही है, और इसमें इसकी नींव को रखने के लिए आदरणीय डॉक्टर संतोष सर, आपको बहुत-बहुत बधाई, धन्यवाद। हम इसको फ़ॉलो करेंगे और साथ में इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँगे जानकारी, और आपकी क्लास में यूँ ही निरंतर बने रहेंगे। प्रणाम। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। अब डॉक्टर किशोर सर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि डॉक्टर साहब आप हमें, क्योंकि जो लैब का जो दिया है वो डॉक्टर किशोर सर ने ही जलाया था, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि वहाँ। धन्यवाद आचार्य जी। सबसे पहले तो चौहान सर को बधाई कि एक योगाहार के प्लेटफॉर्म पे 1 साल पूरा उन्होंने किया, और यहाँ पे कृषि पाठशाला वो भी किसानों के बेहतरी के लिए उन्होंने चलाई और किसानों को अवगत किया, प्रेरित किया। बहुत बहुत बधाई सर। और उसमें भी मैंने पीछे भी बोला था, आपका जो प्रयास है कि 1 लाख की प्रयोगशाला, उससे 25,000 वाली, 10,000 वाली, और अभी तो 5-6 हजार वाली भी बीच में आपने एक बार बोला था, तो छोटे पैमाने पे भी वो खड़ी कर सके, इसके आपके जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है, अभिनंदनीय है। एक राष्ट्रीय कार्य और मानवीयता के लिए बहुत बड़ा योगदान आप दे रहे हैं। लेकिन आज उसी के साथ में जो लेखा जोखा देखना है अपने को, चौहान सर के जो प्रयास है एक वैज्ञानिक के नाते बहुत अच्छे हैं, और उनको महाराष्ट्र शासन बोलो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलो, उन्होंने उजागर भी किया है, उनकी बात भी सुनी है, वह भी बहुत अच्छी है। लेकिन उसकी इफेक्टिविटी को यदि हम देखते पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, तो शायद शासन की जो मंशा है, इच्छा है, और उसका जो जनमानस पर प्रभाव होना चाहिए, अमल में होना चाहिए, इसमें शायद कमी आ रही है, जो चौहान सर के हाथ में नहीं है। हम सभी जो कार्यकर्ता है और जनता है उनके हाथ में शायद, ऐसा मुझे लग रहा है, जिसको मैं आज के परिभाषा में इंटेंसिव फार्मिंग बोलता हूँ। एक रास्ता चौहान सर ने बता दिया कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रयोगशालाएं अगर गांव स्तर पर 1-2 किसान भी करे तो भी अच्छे मतलब बायो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बन सकते हैं, और किसानों का पैसा बच सकता है और रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन मैं इंटेंसिव फार्मिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद अगर शासन ने तय किया हो, महाराष्ट्र शासन बोलो, मध्य प्रदेश, जहाँ पे भी जिनको एक जानकारी है, और कृषि सखी है, कृषि मित्र है, 2 जिले 3 जिले जहाँ पे सभी को एक इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए, और तो निश्चित रूप से गांव-गांव तक पहुंचने में बहुत बड़े तादाद में यह प्रयास सफल हो सकता है। यह शासन क्यों नहीं कर रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा। या इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से एक दरखास्त करना चाहता हूँ चौहान सर को भी और हमारे सभी साथियों को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोशली, पॉलिटिकली किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं, या कम से कम हम उस मंच पर बात रख सकते हैं। तो भाई कम से कम मैं महाराष्ट्र शासन और मध्य प्रदेश शासन, जहाँ पे हमारे सभी साथी जान पहचान वाले हैं, कि भाई एक या कोई पायलट डिस्ट्रिक्ट बोलो कि जिसकी सभी ये अपना नर्मदापुरम जैसा ही जिला जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड गवर्नमेंट भी पता है, और उसमें यदि इस तरह का एक प्रयोग किया जाए कि भी वहां से जुड़े हुए जितने भी कृषि सखी है या कृषि मित्र है, सभी इसके उनके एक ट्रेनिंग दी जाए पूरा बिल्कुल, और ट्रेनिंग देके हाँ भाई ये इतना उस तरह का प्रोडक्शन किया जाए और उसी को अमल किया जाए। ऐसा एक आध जिले में भी अगर प्रयोग होता है और उसका रिजल्ट, तो निश्चित रूप से वो एक पायलट प्रोजेक्ट जो होगा, जिसको देख के बाकी जिले वाले भी और बाकी जनता भी, बाकी काश्तकार भी उसको मल्टीप्लाई करने में बहुत जोर से चलेंगे। वरना फिर मुझे जो एक चित्र दिख रहा है कि चौहान सर, उनके साथी, और जैसा चौहान सर ने बहुत ऑनेस्टली बोल दिया कि 135 प्रयोगशाला होने के बावजूद 30-35 ही कार्यरत है, और उसमें भी अच्छी सिर्फ 25-30 ही है। तो यानी प्रयोगशाला बनाना और उसमें भी अगर 25% ही कार्यरत है, तो इस तरह से जिसको हम ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं,
पूरे देश में ये फैलने में बहुत समय लगेगा और उसका जो रिजल्ट आम जनता तक में मिलना चाहिए वह भी बहुत कम होगा। तो इसलिए हमको इंटेंसिव फार्मिंग गवर्नमेंट के जो यानी कार्य प्रणाली है उनके साथ जोड़कर उनको देकर उनको रिक्वेस्ट करके कभी उनको प्रेशराइज ग्रुप करके यदि हम करते हैं, वहाँ के हमारे विधायक है, एमपी है, जो भी मेंबर्स है उनको लेके कि भाई कम से कम एक तो जिला प्रोजेक्ट करो आप और उस तरह से सभी को ट्रेनिंग दो और सभी को ये करो। यह प्रयास हमको करने की जरूरत है। ये खुद चौहान सर ही अकेले करेंगे ऐसी बात नहीं है। चौहान सर ने तो टेक्निकल जो डिटेल्स है वो तो गवर्नमेंट स्तर पर, नेशनल स्तर पर और स्टेट स्तर पर दिए है। लेकिन अब हमारी शायद हमारा ये काम होता है कि हम इस तरह का काम यदि हम करें तो फिर चौहान सर के कंधे से कंधा जोड़ के यह काम बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई होगा, जल्दी मल्टीप्लाई होगा, जिसकी जरूरत जनता को है, ऐसा मुझे लगता है। इस समय पर फिर से मैं चौहान सर के प्रयासों की सराहना करता हूँ, बधाई देता हूँ और आप सभी को भी ये जो प्रयास जो बोला उसमें सम्मिलित होने की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुनीलाल जी सर। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद। और जितना बात करें उतना हम समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय है। आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी जिस दिशा में और इस देश को जगाने का काम वो काम किया है जो किसान के लिए असंभव था, असंभव को संभव बनाया। और मैं आदरणीय दुबे जी के बात पर जो है समर्थन करते हुए, जो दुबे जी ने कहा है कि सरकार को इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर मेरा ऐसा निवेदन है कि सरकार निश्चित तैयार है, लेकिन सरकार के पास इतना संसाधन और साधन यानी इतना स्टाफ नहीं रहता है जो स्टाफ लगा हुआ है। अगर सरकार उसको स्टाफ की आवश्यकता जरूरत करती है तो उसकी भर्ती करना पड़ती है, उसका जिंदगी भर का वो रहता है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसलिए सरकार जो है चाहती है कि कोई जो हमारी संस्थान है वो संस्थान हमें प्रोजेक्ट दें और हम उस संस्थान को सर्विस प्रोवाइडर के रूप में उनको सहमति दें और वो प्रोजेक्ट जो है उन्हीं को संचालित करने का वो अनुमति देते हैं, निर्देश देते हैं और बजट देते हैं। तो ऐसा हमारा निर्देश है, सॉरी, ऐसा हमारा जो है निवेदन है कि इस दिशा में कई समय से अपन उसमें लगे हुए हैं कि अगर हम कोई एक प्लेटफॉर्म एक संस्थान के रूप में अगर हम इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित सफलता है। जैसे डॉक्टर दुबे जी कह रहे हैं कि कोई भी पकड़ होती है, सारी चीजें होती हैं, मगर अगर हम प्लेटफॉर्म के उसमें नियम से नहीं जाएंगे अगर उस तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी है, कोई भी मंत्री है, कोई संतरी है, कोई कुछ है, ऐसे डायरेक्ट कोई किसी को पैसा नहीं देता है। कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के रूप में अगर हम उसको प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित जो है इस और आगे बढ़ सकेंगे। और एक 11 और एक और जोड़कर 101 और एक जोड़ करके 1001 बन सकते हैं। ये काम जो है जो फार्म लैब है ये बहुत ही उपयोगी है। जो सरकार की मंशा है, लगातार सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, उसका रिजल्ट भी नहीं आता है ज्यादातर, और इसका रिजल्ट जो है दिख रहा है। तो मेरा निवेदन है कि इस ओर भी सदन ध्यान दे और इस पर जो है गौर करके कोई भी हो एक प्रोजेक्ट बना करके और सरकार के पास प्रस्तुत किया जाए तो शायद हमें लगता है कि इसमें अपन सफल हो पाएंगे और इसको विस्तार कर पाएंगे। जी हो। गौर सर, एमएल गौर सर। सदन को नमन करते हुए क्योंकि समय हो गया है और जो मेरे मन की बात थी डॉक्टर किशोर दुबे जी ने, मुनीलाल सर ने जो बात कही है, मैं भी वही कहना चाह रहा था कि जैसा आपने शुरुआत में संतोष सर ने 16 हज़ार या जो अमाउंट करके और जो फॉर्म लैब इकट्ठी की और जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो गया है, तो उसके लिए क्योंकि शासन तो इतना कर नहीं पाएगा जैसा मुनीलाल सर ने बताया, तो हम लोग भी अगर ऐसा संभव हो सके तो नर्मदापुरम जिले के लिए हमारे शरद भैया एक स्थान दे सकते हैं या व्यवस्था दे सकते हैं, तो हम उसको अगर यहाँ स्थापित करके या ट्रेनिंग सेंटर जैसा स्थापित करने का मतलब है कि ट्रेनिंग देख के या कुछ एक एफपीओ जैसा बना के या कुछ और एक नॉर्मल संस्था बना के पैसा इकट्ठा करके उसको स्थापित की जाए। ट्रेनिंग सेंटर जहाँ से हम संतोष सर से ऑनलाइन ऑफलाइन जब जैसा संभव हो वैसा हम ट्रेनिंग यहाँ देंगे, लोगों को बताएंगे, तो ही शायद और बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अद्भुत प्रयास है और सराहना करने के लिए तो शब्द नहीं है संतोष सर के लिए कि उन्होंने जो एक दिशा दी है किसानों के लिए वो अद्भुत अनुकरणीय है।
तो मैं सादर नमन करते हुए और शुभकामना देते हुए, और जो हमारे जैसे 10 में से 4 ही हमारे मनोरदापुरम में जो एक्टिव लैब हैं, तो वो भी अपने तक सीमित हैं। उसको एलिब्रेट करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा, जिसमें हम सबकी सहभागिता की आवश्यकता है। तो मैं इसी शुभकामना के साथ संतोष सर का ऐसे ही हमारे लिए सहयोग बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, एक मील का पत्थर साबित होगी आने वाले समय में। तो मैं सभी के लिए ओम। धन्यवाद सर। दादू, और किसका हैंडल्स है? शरद भैया? सर अभी देख रहा हूँ सर, 1 मिनट। महाराज जी पुनः रमेश चंद महाराज जी। दादू जी, अजीत कुमार सिन्हा जी जो है सर, उनका भी सुना जाए। अजीत कुमार सिन्हा ML गौर साहब म्यूट कर जी। अजीत सिन्हा जी, शायद वो है नहीं। राकेश गौर जी, गणेश गौर जी, गणेश भैया हैं? गणेश भैया आइए। मीना जी, जयदीप भी जुड़ गए हैं। जयदीप अगर अपने विचार देने चाहें तो जयदीप गौर। जयदीप जी, जी मेरा जी स्वागत भैया जी। नमस्कार सर। नमस्ते। अच्छा गणेश भैया आप बोले? जी, आज हमें जिस राह पे संतोष सर ने लेकर आए हैं, वह राह हमारे लिए, किसान के लिए एक ऐसी थी जैसे एक अंधेरे में टिमटिमाता तारा दिखाई देता है। तो हमारे लिए तो संतोष सर ने जो राह दिखाई है वो वरदान साबित होगी आगे चलकर। क्या है, कोई बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम से ग्रो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि हम जो माहौल में हैं वह माहौल से हटकर वह काम को गति उस प्रकार नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम सभी किसान साथी क्षमा प्रार्थी हैं और हम इसे बहुत आगे ले जाएंगे। ऐसी हम सभी की भावना आपके साथ है और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और इसे प्रगति लाएंगे। जी धन्यवाद। जयदीप जी, जयदीप गौर जी जी बोलिए, क्या अनुभव है? सर सभी सदन को प्रणाम। मुबारक। भैया अब हैंड रेज नहीं है, जिन सज्जन जी दादू, और अभी किसी का हैंडरेज नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो आ सकता है मंच पे। बहुत अच्छा। आज सर सदन से मेरा निवेदन है